हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोग को बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पढ़ा रही थी, व्यवसायिक नियमन रूपरेखा, जिसमें आप लोग का कुछ चैप्टर्स हो गए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रस्ताव, स्वीकृति, संवहन एवं खंडन। प्रपोजल, ऑफर, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन। कि प्रस्ताव क्या होता है, स्वीकृति क्या होती है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन उसका संवहन क्या होता है, कब माना जाएगा और उसको कब खंडन किया जा सकता है, उसका कब रिवोकेशन किया जा सकता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक वैध कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण होते हैं, इसके बारे में हमने सिर्फ प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। प्रस्ताव के बारे में हम जानते ही हैं कि प्रस्ताव, प्रपोजल और ऑफर क्या होता है। पोलक ने इसके बारे में डेफिनेशन दी थी कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से स्पष्ट शर्तों के आधार पर किसी ठहराव का परिष्कार करने की इच्छा को व्यक्त करना प्रस्ताव कहलाता है। यानी कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, किस कार्य को करने के लिए सामने वाले व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है कि आप ये कार्य करिए या फिर इससे विरत रहने के लिए, वो हो जाता है प्रस्ताव या प्रपोजल। इसके जो आवश्यक लक्षण हो जाएंगे, एसेंशियल्स आर एलिमेंट्स ऑफ ऑफर आर प्रपोजल, तो उसमें कम से कम 2 पक्षकार होना चाहिए, एटलीस्ट 2 पार्टीज। एक व्यक्ति अकेला प्रस्ताव नहीं कर सकता, उसके लिए 2 पक्षकार होना चाहिए। एक व्यक्ति जो प्रस्ताव रख रहा है, दूसरा व्यक्ति जो कि उसको स्वीकार करेगा या फिर जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव जो होता है किसी कार्य को करने या ना करने के लिए भी हो सकता है। प्रपोजल फॉर टू डू द वर्क और नॉट टू डू द वर्क, यानी कि प्रपोजल जो आप रख रहे हैं, प्रस्ताव किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि किसी कार्य को करने के लिए ही रखें। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो प्रस्ताव रखें वो किसी कार्य को ना करने के लिए हो। थर्ड हो जाता है प्रस्ताव द्वारा दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही इच्छा व्यक्त किया जाना। इसमें यह रहता है कि जब हम प्रस्ताव रख रहे होते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें सामने वाले की सहमति ही प्राप्त करनी है। हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि हम सामने वाले की सहमति को प्राप्त कर सके, तो वही क्या होगा, प्रस्ताव होगा। जिस तरह से एक अनुबंध के, एक वैध अनुबंध के कुछ लक्षण होते हैं, इसी तरह आपके प्रस्ताव के भी ये कुछ तत्व या लक्षण हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं कि प्रस्ताव संबंधी कुछ वैधानिक नियम, लीगल रूल्स रिलेटिंग टू प्रपोजल और ऑफर। पहला हो जाएगा इसमें प्रस्ताव का स्पष्ट, निश्चित, पूर्ण एवं अंतिम होना। ऑफर मस्ट बी क्लियर, डिफिनेट, कंप्लीट एंड फाइनल। जो भी प्रस्ताव, जो भी आप प्रपोजल रख रहे हैं दूसरे व्यक्ति के सामने, वो स्पष्ट होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए, यानी कि किसी तरह का अस्पष्टता ना हो, अनिश्चित ना हो, जिससे कि उसे प्रवर्तनीय ना कराया जा सके, इन्फोर्सेबल ना कराया जा सके। इसलिए जो भी हम प्रस्ताव रख रहे हैं बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि कोई वस्तु हम बेचने की बात कर रहे हैं, कोई वस्तु हम सेल कर रहे हैं, तो क्लियर होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी है, क्या प्राइस होगा उसका, उसके बारे में, उसकी गुणवत्ता कैसी है, सारी चीजें पूरी क्लियर होनी चाहिए। सेकंड आ जाता है वैधानिक उत्तरदायित्व का निर्माण होना, क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन। जो भी हम प्रस्ताव रख रहे हैं उससे दूसरा व्यक्ति का भी और हमारा भी एक वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न हो। दोनों पक्षकार जो होते हैं उनके मध्य वैधानिक संबंध होना चाहिए, न कि सामाजिक या नैतिक, क्योंकि अगर सामाजिक या नैतिक संबंध होगा तो उस तरह के जो प्रस्ताव होते हैं वो क्या होते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। मैंने पहले आपको इसको समझाया हुआ है। कहाँ पर समझाया था, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। वो वीडियो अगर नहीं देखी है आपने तो जल्दी से जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको आगे आसानी से समझ में आएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। तो दोनों पक्षकारों के मध्य वैधानिक उत्तरदायित्व का निर्माण होना चाहिए। फिर आ जाता है प्रस्ताव विनय के रूप में हो, न कि आज्ञा के रूप में। प्रपोजल मस्ट बी रिक्वेस्ट नॉट एन ऑर्डर। जो भी आप प्रस्ताव रख रहे हैं सामने वाले व्यक्ति के सामने, उसमें आपकी विनय के रूप में होनी चाहिए, रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि आप उसके सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस कार्य को करने या ना करने के संबंध में, ना कि आप आज्ञा दे रहे हो, उसे ऑर्डर दे रहे हो। अगर ऑर्डर दे रहे होंगे तो जाहिर सी बात है जो उसकी स्वीकृति मिलेगी, जो एक्सेप्टेंस मिलेगी, वो पूरी तरह से फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, इसलिए वो प्रस्ताव क्या होगा, वैध नहीं होगा। तो यहाँ पर जो भी आप प्रस्ताव रख रहे हैं वो विनय के रूप में होना चाहिए, न कि ऑर्डर। नेक्स्ट आ जाता है प्रस्ताव विशिष्ट या सामान्य हो सकता है। प्रपोजल में बी स्पेसिफाइड और जनरल। विशिष्ट से मतलब ये है कि जब आप किसी स्पेशल व्यक्ति के, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के सामने कोई प्रस्ताव रखते हैं तो विशिष्ट हो जाता है, क्योंकि वही व्यक्ति उसको स्वीकृत कर सकता है। और जो सामान्य प्रस्ताव होता है, जब आप किसी अनिश्चित समूह के सामने या फिर साधारण जनता के सामने कोई प्रस्ताव रख रहे होते हैं तो साधारण प्रस्ताव हो जाएगा या सामान्य प्रस्ताव हो जाएगा। जैसे कि विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट किया जाता है किसी चीज़ का कि 50% जो ऑफ है या 30% ऑफ है, तो क्या सबके लिए है, आपने खुला प्रस्ताव रखा, जो भी व्यक्ति आएगा वो उसको खरीद सकता है, तो वो हो जाएगा आपका साधारण या फिर सामान्य, जर्नल प्रपोजल। और जो किसी एक स्पेसिफाइड व्यक्ति के लिए होगा या फिर व्यक्तियों के समूह के लिए ही होगा कि वही उसको स्वीकार कर सकता है, अन्य कोई भी नहीं, तो विशिष्ट प्रस्ताव हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रस्ताव का संवहन अवश्य होना चाहिए। एवरी प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो भी प्रस्ताव रखा गया है जिस भी व्यक्ति के सम्मुख, उस व्यक्ति तक पूरी तरह से उस प्रस्ताव की सूचना पहुंचनी आवश्यक होती है। यदि सूचना नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति उसको स्वीकार भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि सामने वाले व्यक्ति तक आपका प्रस्ताव पूरी तरह से पहुंचे।
प्रस्ताव स्पष्ट या गर्भित हो सकता है। प्रपोजल में बी एक्सप्रेस्ड आर इम्प्लाइड। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जो भी प्रपोजल हम रख रहे हैं ज़रूरी नहीं कि पूरी तरह से स्पष्ट हो, गर्भित भी हो सकता है। जिसका भी उदाहरण मैंने आप लोग को दिया था कि जब हम कोई शॉपिंग करने जा रहे होते हैं तो वहाँ पर प्राइस टैग होता है, उसको टैग को देख कर ही हम चीज़ों को परचेस कर सकते हैं आसानी से। उसमें सारी कंडीशंस, वो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, तो वो गर्भित हो जाता है। और स्पष्ट, जब स्पष्ट रूप से अगर आप जो है व्यक्ति विक्रय कर रहे हो, पर्सनल सेलिंग है, तो वहाँ पर डायरेक्टली वो आपको बताएगा सारी चीज़ें, आप उससे जानेंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको पहले इसको वो सॉल्व करेगा, उसके बाद आप उस चीज़ को परचेस करेंगे, तो वो स्पष्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रस्ताव और प्रस्ताव करने की इच्छा में अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन अ प्रपोजल एंड इंटेंशन टू मेक ए प्रपोजल, यानी कि आप प्रस्ताव करना चाह रहे हैं या आपकी प्रस्ताव करने की इच्छा है, ये दोनों चीज़ों में क्या होगा, डिफरेंस होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कहीं पर जैसे कि नीलामी होने की आपको सूचना मिल रही है कि इस डेट पर इन वस्तुओं की या इन चीज़ों की नीलामी है, और आप उसके जो सूचना मिली थी, इन्फॉर्मेशन मिली थी, उस बेसिस पर वहाँ पर चले जाते हैं उस नीलामी में, और आप देखते हैं कि वहाँ पर वो नीलामी नहीं हो रही है। तो वहाँ पर आप जो भी, जिससे के भी थ्रू आपको सूचना मिली थी या जो भी नीलामी करवा रहा था, उसके विरुद्ध कोई भी वाद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्रस्ताव की इच्छा थी, ना कि प्रस्ताव। ये हो जाता है डिफरेंस प्रस्ताव करने में और प्रस्ताव की इच्छा जाहिर करने में। नेक्स्ट आ जाता है प्रस्ताव के लिए निमंत्रण, इन्विटेशन एंड इन्विटेशन टू मेक एन प्रपोजल, यानी कि आप प्रस्ताव रख रहे हैं या फिर प्रस्ताव के लिए निमंत्रण दे रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके समक्ष उस प्रस्ताव को रखे। दोनों में डिफरेंस है। इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे प्रॉस्पेक्टस है, प्रविवरण है। आप लोग कॉलेज में जाते हैं अपने, आप स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रॉस्पेक्टस मिलता है अपने स्कूल का, जिसमें स्कूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आपके पास ये अथॉरिटी रहती है कि आपको उस स्कूल में, उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके बाद जाकर के आप उसका फॉर्म खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो वो जो प्रॉस्पेक्टस हो जाता है वो क्या हो जाएगा, प्रस्ताव के लिए निमंत्रण। आपको निमंत्रण दे रहा है वो कॉलेज या वो स्कूल कि आप उनके स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म जो है परचेस करते हैं, ख़रीदते हैं और सबमिट करते हैं, तो वो हो जाता है आपका प्रस्ताव, कि आप प्रस्ताव रख रहे हैं। जो प्रॉस्पेक्टस है वो प्रस्ताव के लिए निमंत्रण हो जाएगा, और जो आप फॉर्म परचेस करेंगे वो हो जाएगा आपने प्रस्ताव रखा कॉलेज के सामने, जब फॉर्म फिल करके कि आप जो है उनके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। टेंडर होगा या एडवर्टाइजमेंट होता है, सर्कुलर लेटर्स होते हैं, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो आप अच्छे समझ गए होंगे कि एक प्रस्ताव के लिए कौन से वैधानिक नियम होते हैं। अब आ जाते हैं प्रस्ताव की स्वीकृति पर। प्रस्ताव की स्वीकृति क्या होगी? एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई प्रस्ताव रखा गया, उस व्यक्ति ने उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो वो हो जाती है प्रस्ताव की स्वीकृति। इसमें क्या रहता है, स्वीकृति होने के बाद वो वचन बन जाता है। वचनों का समूह क्या हो जाता है, ठहराव हो जाता है। जब वो ठहराव राजनियमनाप्रत नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, अनुबंध बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जो स्वीकृति होगी उसके संबंध में भी कुछ वैधानिक नियम होते हैं। लीगल रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस। देख लेते हैं कि कुछ वैधानिक नियम क्या है स्वीकृति से रिलेटेड। स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। आपने दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा कि 500 रुपये में आप अपनी साइकिल उसको बेच सकते हैं। दूसरा व्यक्ति आपसे ये कहता है कि मैं 500 रुपये में आपकी साइकिल परचेस कर लूँगा, ले लूँगा, लेकिन साथ ही जो आपके पास अम्ब्रेला है उसको भी मैं 100 रुपये में परचेस करूँगा, तभी मैं आपकी साइकिल भी लूँगा। तो ये हो जाता है प्रति प्रस्ताव, क्योंकि उसने साथ में एक शर्त रख दी। इसे पूरी तरह से स्वीकृति नहीं माना जाएगा। तो इस स्वीकृति के लिए उसे पूर्ण तथा शर्त रहित होना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है स्वीकृति उसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाना चाहिए जिससे प्रस्ताव किया गया हो। प्रपोजल बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड, यानी कि आप स्वीकृति उसी व्यक्ति के सामने दे सकते हैं जिसने कि आपको प्रस्ताव दिया है। अगर प्रपोजल किसी और व्यक्ति ने रखा है और आप एक्सेप्ट किसी और के सामने कर रहे हैं तो उसे स्वीकृति नहीं माना जाता। नेक्स्ट आ जाता है स्वीकृति का संवहन अवश्य होना चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। जिस तरह से प्रस्ताव का संवहन आवश्यक है, उसी तरह स्वीकृति का संवहन भी आवश्यक है। सही टाइम पर सही ढंग से स्वीकृति अगर आपने संवहन नहीं किया है तो उस टाइम में क्या होता है, प्रस्ताव की स्वीकृति वो नहीं मानी जाती। नेक्स्ट आ जाता है स्वीकृति प्रस्तावक द्वारा नियत एवं उचित विधि से होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनयूजुअल एंड रिजनेबल मैनर, यानी कि जो भी स्वीकृति दी जा रही है, अगर कोई पर्टिकुलर विधि है कि जैसे लिखित में ही होनी चाहिए, प्रस्तावक ये डिमांड करता है कि लिखित में ही आपको स्वीकृति देनी है तो लिखित में होनी चाहिए। प्रस्तावक ने स्वीकृति को पंजीकृत डाक द्वारा मांगा है तो आपको पंजीकृत डाक द्वारा ही भेजना है। जो भी विधि उसमें दे रखी होगी प्रस्ताव में, आपस में समझौता जिसका भी होगा, उसी मेथड से ही आपको स्वीकृति भी देनी होती है। नेक्स्ट आ जाता है एक बार अस्वीकृत प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किए बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता। इट मस्ट बी गिवन बिफोर द प्रपोजल लैप्सेस और बिफोर द प्रपोजल इज विड्रॉन। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार प्रस्ताव आपके सामने रखा गया था, आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, तो जब तक दोबारा वो प्रस्ताव आपके सामने नहीं रखा जाएगा आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
नेक्स्ट आ जाता है स्वीकृति स्पष्ट या गर्भित हो सकती है। एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जिस तरह प्रस्ताव स्पष्ट या गर्भित हो सकता है उसी तरह स्वीकृति भी स्पष्ट या गर्भित हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रस्ताव जाने बिना स्वीकृति देने का कोई महत्व नहीं है। विदाउट नॉलेज ऑफ प्रपोजल एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। जब तक आपको पूरी तरह से प्रस्ताव की जानकारी नहीं है तो वहाँ पर अगर आप स्वीकृति दे देते हैं तो स्वीकृति को वैध नहीं माना जाता है। इसलिए जरूरी है कि एक वैध स्वीकृति के लिए आपको पूरी तरह से प्रस्ताव की जानकारी हो। नेक्स्ट आ जाता है प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव के खंडन के पूर्व होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस बिफोर रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल। जो भी प्रस्ताव आपके सामने रखा गया है, अगर जिसने भी प्रस्ताव रखा है प्रस्तावक है, उस प्रस्ताव को खंडित करने से पहले ही अगर आप स्वीकृति दे देते हैं तब तो स्वीकृति वैध मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। तो ये हो जाते हैं स्वीकृति के संबंध में कुछ वैधानिक नियम। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रस्ताव स्वीकृति उनके खंडन के संवहन संबंधी नियम। कि प्रस्ताव का खंडन कब किया जा सकता है, स्वीकृति का खंडन कब किया जा सकता है और उनके खंडन से संबंधित जो नियम होते हैं उसके बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बिल्कुल भी जरूर ऑन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।